हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं प्रसूति तंत्र की क्लासेस ले रही हूँ ऑनलाइन। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इटाइमोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में बताया था। अब मैं नेक्स्ट क्लास स्त्री रचना शारीर के बारे में बताऊँगी और आज मैं आयुर्वेदिक पार्ट उसका कवर करूँगी। ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक संहिताओं में स्त्री रचना शारीर का एक जगह वर्णन नहीं मिलता, उसका वर्ण यत्र तत्र है। यहाँ पे मैंने उसको एक जगह कंसाइज करने का कोशिश किया है। तो अब देख सकते हैं इस रचना शरीर को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: श्रोणी, भग, भग शिश्निका, योनि, गर्भाशय। तो श्रोणी को आप मॉडल से वेस्ट और पेल्विस, बोनी पेल्विस से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड भग वल्वा एंड भग शिश्निका क्लाइटोरिस, इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के समरूप रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है योनि, वजाइना, गर्भाशय अर्थात यूट्रस, इसको हम इंटरनल जेनिटेलियास से कोरिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं श्रोणी के बारे में डिस्कस करूँगी। श्रोणी, वेस्ट और पेल्विस। श्रोणी का फर्स्ट पॉइंट है सामान्य माप, जो इसका नॉर्मल मेजरमेंट है उसका संहिताओं में कैसे वर्णन है। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है, पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्णा स्त्री श्रोणी अष्टादश अंगुल विस्तारम उरह तत्प्रमाणा पुरुषस्य कटी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि पुरुष उरह प्रमाण, पुरुषों के उरस मतलब चेस्ट रीजन के प्रमाण की स्त्रियों की श्रोणी होती है। मतलब जितना प्रमाण पुरुषों की उरस का होता है उतने ही स्त्रियों की श्रोणी का होता है। फिर नेक्स्ट बोला अष्टादश अंगुल विस्तारम उरह, अष्टादश 18 अंगुल स्त्रियों की उरस का प्रमाण होता है। मतलब स्त्रियों का जो उरस है वो उसका माप बताया उन्होंने 18 अंगुल। तत् प्रमाणा पुरुष से कटी, वहीं उतने ही मेजरमेंट मतलब 18 अंगुल पुरुषों की कटी का भी प्रमाण होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने इतना बताया, उस पे आचार्य चक्रपाणी और आचार्य डल्हड़ ने टीकाएँ की हैं। तो उन्होंने बताया है कि पुरुष का उरस, जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया कि पुरुष का उरस और स्त्री की श्रोणी सेम मेजरमेंट की होती है, सेम माप होता है। तो उन्होंने बताया कि जो ये पुरुष का उरस या स्त्री की श्रोणी इन दोनों का होता है, उसका माप होता है 24 अंगुल। और आचार्य डल्हड़ ने टीकाकर डल्हड़ ने उस पर टीका करते हुए बताया है, दो उन्होंने दिया है 12 अंगुल और 24 अंगुल। तो जो इन्होंने 12 अंगुल और 24 अंगुल दो मेजरमेंट बताया है, उसमें बताया कि जो 12 अंगुल होता है वो मेच्योरिटी या यौवनावस्था से पहले का जो मेजरमेंट होता है वो 12 अंगुल होता है। अब श्रोणी का स्थान, आचार्य डल्हड़ ने बताया है कि श्रोणी का स्थान जो होता है वो उरुसंधि के नीचे एवं स्मर मंदिर, स्मर मंदिर या मदनाथ पद या क्लाइटोरिस जो होती है उसके ऊपर में इसका स्थान बताया है। अब इसकी संख्या श्रोणी में, श्रोणी की संख्या जो अस्थियों की संख्या बताई है, श्रोणी की अस्थियाँ आचार्य चरक, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह, इन लोगों में थोड़ा सा मतभेद है। आचार्य चरक ने 3 बताया है, 1 भग 2 श्रोणी फलक। आचार्य सुश्रुत ने 5 संख्या बताई है श्रोणी में अस्थियों की, गुद, भग, 2 नितंब और त्रिक। आचार्य अष्टांग संग्रह आचार्य वाग्भट ने 4 बताई है। उन्होंने सुश्रुत का गुद को नहीं माना है, बाकी भग, 2 नितंब और त्रिक ये मिलके 4 हो जाती है। अब श्रोणी की संधियों के बारे में देखेंगे, कितनी ज्वाइंट्स होती है। तो कटी कपालों में 3 संधियाँ बताई हैं और तीनों तुन्न शेवनी टाइप प्रकार की संधियाँ हैं। गुद, भग और नितंब में सामुद्र प्रकार की संधि होती है। अब भग, भग या बलवा, आचार्य सुश्रुत ने बोला है 12 अंगुलानी भग विस्तार, 12 मीन्स 12 अंगुल भग का विस्तार होता है। इस पे आचार्य टीकाकर डल्हड़ ने टीका किया है, उन्होंने भग से योनि माना है और विस्तार से रंध्र, और बताया कि ये जो योनि रंध्र है ये 12 अंगुल होता है। और ये जो 12 अंगुल का प्रमाण है ये कामसूत्र में वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियां हैं, उनके भग का प्रमाण इन्होंने 12 अंगुल बताया है। और आचार्य डल्हड़ ने ही बताया है कि इसका आकार, भग का आकार कैसा होता है, पीपल पत्र सदृश। अगर हम पीपल के पत्ते को देखें जो इस टाइप से होता है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी देखेंगे कुछ इस टाइप से होता है, लिबिया मेजोरा, मांस प्यूबिस, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी
जो आकार उसका होता है सिमिलर होता है, इसलिए उन्होंने बताया है कि भग का प्रमाण जो होता है, भग का आकार पिप्पल पत्र सदृश होता है। अब नेक्स्ट है भग सिस्निका क्लाइटोरिस। तो इसके लिए पर्याय बताया आचार्य डल्हड़ ने, स्मरात पत्र और स्मर मंदिर, और भाव प्रकाश ने इसको मदनाथ पत्र बोला है। भग सिस्निका का वर्णन मुख्यतः आचार्य डल्हड़ ने ही किया है। इन्होंने बताया इसकी आकृति बड़े पिप्पल पत्र सदृश होती है और इसका स्थान भग के ऊपर होता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इसका स्थान जो होता है ये इसके नीचे आर्तवहन का स्थान होता है, अर्थात योनिर बहिर्मुख होता है, तथा यह काम कला के समय ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अत्यंत हर्षणयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे योनि। योनि या वेजाइना, अब ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कंप्लीट हो गया। योनि वेजाइना इंटरनल जेनाइटेलिया ले सकते हैं। तो योनि वेजाइना के लिए है कि पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतस 9 होते हैं, 2 नासा, 2 नयन, 2 कर्ण, 6, 1 मुख, 7, 1 गुदा मार्ग और 1 मूत्र मार्ग, ये टोटल 9 होते हैं। लेकिन स्त्रियों में 3 स्रोतस जो बहिर्मुख स्रोतस होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। 9 तो वो जो पुरुषों में होंगे वो, प्लस 2 स्तन्य स्रोतस जो स्तनों में जाते हैं, और 1 है आर्तव स्रोतस, तो टोटल हो जाते हैं 12। फिर इसका आकृति शंख नाभि सदृश, शंख नाभि आकृत्योर योनिस्त्रयावर्तता सा प्रकृतिता तस्या तृतीय तो आवर्ते गर्भशया प्रतिष्ठिता। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि योनि जो होती है उसकी आकृति शंख नाभि, जो शंख होता है उसके ऊपर गोल से देखेंगे तो ऐसे घुमाव सा होता है। तो उन्होंने बताया है कि शंख नाभि के आकृति की योनि होती है, उसमें 3 आवर्त, आवर्त मीन्स घुमाव ऐसे होते हैं, और तीसरे आवर्त में गर्भशैया यूट्रस स्थित होता है। और इन्होंने बताया है कि आचार्य भाव प्रकाश ने योनि की नाड़ियों का वर्णन किया है। इन्होंने 3 नाड़ियाँ बताई हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने स्त्री जननांग या योनि के लिए मनोभवागार मुख ये शब्द का वर्णन किया है, और इसमें बताया कि योनि में 3 नाड़ियाँ होती हैं। क्रमशः बताया समीरणा, चंद्रमुखी, गौरी, 3 नाड़ियाँ। अब इनका ये बताया कि स्थान क्या है, इनका ड्यूरिंग इंटरकोर्स या इसमें गर्भधान कैसा होता है। बताया समीरणा, समीरणा नाड़ी जो होती है भग सिस्निका मदनाथ पत्र पे सिचुएटेड, मतलब ये बिल्कुल योनि नलिका के मुंह पे, बाहे पे स्थित होती है। और इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे समीरणा नाड़ी पे अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स शुक्र गिरता है तो ये निष्फल हो जाता है। निष्फल होने का मतलब कि इससे किसी भी प्रकार का गर्भधारण नहीं होता। दूसरा है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाड़ी ये मध्य में योनि नलिका मध्य या कंदर्प गेह पे स्थित होती है, और इस प्रकार की जो स्त्री होती है वो रति में सुख साध्य होती है, और यहाँ पे शुक्र गिरने पे अधिकांशतः वह यह पुत्री प्रसवनी मतलब कन्या गर्भ का निर्माण होता है। और जो लास्ट है गौरी, गौरी नाड़ी ये योनि नलिका की अत्यधिक गहराई उपस्थ गर्भ में स्थित होती है। इस प्रकार की स्त्रियां जो होती हैं वह रति में बहुत ही कष्ट उपभोग्य, बहुत ही मुश्किल से वो सेटिस्फाइड होती हैं, और ऐसी स्त्रियों में अगर गौरी नाड़ी पर अगर शुक्र गिरता है तो वो मुख्यतः पुत्र प्रसवनी या पुत्र का प्रसव होता है, या पुत्र मेल चाइल्ड गर्भ धारण करता है। अब इसके बाद ये जो आप ये बताया है कि योनि में 3 नाड़ियाँ होती हैं, योनि में 3 आवर्त होते हैं, तीसरे आवर्त में गर्भशैया स्थित होती है। तो इसमें जो बाद के टीकाकार हैं या बाद के आचार्य हैं उनके मतभेद है कि 3 आवर्त क्या है। उसमें जो आचार्य एन जी जोशी जी है उन्होंने बताया कि जो प्रथम आवर्त होता है उससे हम वैजाइना और इसके एक्सटेंशन को ले सकते हैं, और द्वितीय आवर्त से सर्विक्स और इसके जो भी एक्सटेंशन है उसको ले सकते हैं, और तृतीय आवर्त में यूट्रस और उसके एक्सटेंशन को ले सकते हैं। बाकी और अन्य आचार्यों ने जैसे घाड़ेकर जी ने बोला है कि ये फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसी तरह से अन्य आचार्यों ने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं आवर्त के बारे में। अब हम देखेंगे गर्भाशय यूट्रस।
स्त्रीणाम गर्भाशयो अष्टम इति, सुश्रुत ने बोला है कि स्त्रियों में 8वां गर्भाशय अधिक, या जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषों में 7 आशय होते हैं, लेकिन स्त्रियों में 8वां आशय गर्भाशय अधिक होता है। इसके स्थिति सिचुएशन के लिए बताया, पित्त पक्वाशयोर मध्य गर्भशय्या यत्र गर्भ तिष्ठति, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में गर्भशय्या मतलब गर्भाशय होता है जिसमें कि गर्भ ठहरता है। फिर इसके लिए सेम वही कि संख्य नाभि आकृति और योनि अर्थात सा प्रकृतता की संख्य जो योनि होती है संख्य नाभि आकृति की होती है और इसमें 3 आवर्त होते हैं। तस्य तृतीय त्व आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता, और तृतीय आवर्त में गर्भशय्या या गर्भाशय सिचुएटेड होता है। इसकी आकृति के लिए बोला है